हेलो नमस्कार दोस्तों, टीचिंग वे बाय पूनम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो सीटेट के लिए रहने वाली है और हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं पेपर वन का जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पोर्शन है उसके आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व किए हुए हैं और ये पेपर हमारा है दिसंबर 2024 का, जो कि लास्ट पेपर हुआ था सीटेट का। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि हमें विकास से क्वेश्चन पूछा गया है। तो विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। वीडियो को पॉज करके आपको भी आंसर को ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पर हमें डेवलपमेंटल टर्म पूछा गया है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी टास्क को पर्टिकुलर जो स्किल होती है उसको क्या कर सकता है, एफिशिएंट मैनर में सीख सकता है। तो वो कौन सा पीरियड रहेगा इन चारों में से? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या होता है। पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए क्या रहता है, एक व्यक्ति का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके अंदर कि वो किसी पर्टिकुलर स्किल को सीख सकते हैं। जैसा कि हम भी देखते हैं, जब हमें लैंग्वेज सीखनी है तो जो चाइल्डहुड का टाइम होता है वो सबसे क्या होता है, बेस्ट होता है, जहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज को बड़े ही इजी मैनर में सीख सकते हैं। उस समय एफर्ट्स जो हैं हमारे क्या लगते हैं, कम लगते हैं। ब्रेन जो होता है वो मोस्ट एक्टिव रहता है कोई भी नई चीज़ को क्या करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। बट जब एक टाइम पीरियड निकल जाता है और हम बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हमें कोई भी नई चीज़ सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सीख तो हम जाते हैं लेकिन वो क्या करता है, हमें उसमें एफ़र्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों में हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हम अलग अलग लैंग्वेजेस को बच्चे को सिखा दें, जो भी लैंग्वेज हमें उन्हें सिखानी होती है हम उसे बचपन से ही उनको सुनाएं, उनके साथ बात करें, तो बच्चा क्या करता है, उसको ईज़िली ढंग से एफिशिएंट मैनर में क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो वो जो एक पीरियड होता है वो कैसा होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। उस टाइम के बाद डिफ़िकल्टी आती है किसी भी चीज़ को लर्न करने में। तो वो कौन सा पीरियड रहेगा इन चारों में से? सबसे पहला है प्रोत्साहन अवधि, दूसरा है उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि या कूट लेखन एंड कोडिंग अवधि। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो हमारा सही आंसर यहाँ पर बन रहा है वो है क्रिटिकल पीरियड। हम कहते हैं ना कि अभी जो एज है बच्चे की बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पर क्या है, छोटा जब बच्चा है चाइल्डहुड में, तो यहाँ पर क्या है, आप इसे कुछ भी सिखा सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी स्किल, पर्टिकुलर जो स्किल है उसको एफिशिएंट मैनर में क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, 22वां क्वेश्चन है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। तो जो ADHD वाले बच्चे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, उनको क्लास में जब कैटर शिक्षण कर रहे हैं तो किस चीज़ को उन्हें अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। हमने अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, अवॉइड वर्ड को हमने अवॉइड कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर इसका। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, विकर्षण और शोर करना। दूसरा हमारा है पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना। तो जैसा कि हम देखते हैं, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं या जो ADHD वाले बच्चे होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो करिकुलम जो है उसको क्या करना होता है, फ्लेक्सिबल करना होता है। फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए जिससे कि बच्चा जो है क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। फिर सबसे पहला था कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मेकिंग नॉइजेस हैं, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। अभी हम क्योंकि हमें अवॉइड क्या करेंगे वो पूछा है ना, तो थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, ब्रेकिंग द टास्क इनटू द स्मॉल एंड मैनेजेबल पार्ट्स। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। हमें जो भी टास्क है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है जिससे कि बच्चा क्या कर पाए, उसको मैनेज कर पाए और सॉल्व कर पाए। फोर्थ ऑप्शन है कि यूजिंग द मल्टी सेंसरी मटेरियल। तो कोई किसी भी तरीके के बच्चे हो, जब भी
भी मल्टी सेंसर्स जो है क्लास में यूज़ होते हैं, चार्ट्स, मॉडल्स या स्मार्ट क्लासेस टीचर जो है वो ले रहे हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू समझा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, अच्छी ढंग से होती है। तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। तो टीचर को अवॉइड क्या करना चाहिए, जो भी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं बच्चे को हो रहे हैं या जो भी आवाज़ आ रही है, वहाँ पर नॉइज़ेस हो रहे हैं, उसको टीचर को अवॉइड जो है कराना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे 23rd क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछा गया है कोलबर्ग के बारे में। सबसे पहले अब हम कोलबर्ग की जो स्टेजेस है मॉरल डेवलपमेंट की, जो कोलबर्ग ने दी थी, उनको समझ लेते हैं। तो कोलबर्ग ने 3 लेवल्स दिए थे अपनी थ्योरी के अंदर, जहाँ पर कि जो तीनों लेवल हैं वो फिर से 2-2 स्टेजेस में क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। तो 3 लेवल हैं कोलबर्ग की थ्योरी के टोटल, और 6 जो है स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम तीनों लेवल देखें तो सबसे पहला प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, देन कन्वेंशनल लेवल होता है, और फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है वो रहेगा। तो प्री कन्वेंशनल लेवल के 2 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जहाँ पर जो बच्चा होता है उसके जो एक्शंस होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, कि वो आज्ञा को मानता है, और जो भी पनिशमेंट है उसके कारण वो किसी कार्य को क्या करता है, ठीक है, पनिशमेंट को वो क्या करता है, अवॉइड करता है। देन स्टेज 2 हमारी रहेगी, जहाँ पर कि क्या रहता है, सेल्फ इंटरेस्ट, व्हाट्स इन इट फॉर मी, यहाँ पर मेरे लिए क्या है। तो रिवॉर्ड पे वो डिपेंड करता है कि बच्चा खुद से केंद्रित है और वो कह रहा है कि यहाँ पर मेरे लिए क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, स्टेज 2 रहेगा। फिर देन हमारी स्टेज 3 होती है, जहाँ पर कि क्या रहता है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी इस स्टेज को बोला जाता है, जहाँ पर कि जो भी इंडिविजुअल है उसको दूसरों के सामने क्या बनना होता है, गुड बनना होता है। तो गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज भी स्टेज 3 को बोला जाता है। फोर्थ स्टेज हो जाती है, जहाँ पर कि लॉ एंड ऑर्डर को जो भी बच्चा है वो फॉलो करता है, जो भी सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हैं और जो भी ऑर्डर्स बनाए हुए हैं उनको वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वो स्टेज 4 हमारी रहेगी। फिर स्टेज 5 होती है, जहाँ पर कि क्या रहता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मतलब कि सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं उनको क्या करते हैं, हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो भी रूल्स बने हुए हैं अगर वो हमारे लिए सही नहीं है या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए सही नहीं है, तो उसमें हम क्या करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो वो वाली स्टेज हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, जो हमारी स्टेज 5 है। देन हमारी स्टेज 6 हो जाती है, जो कि सबसे हायर होती है, जहाँ पर कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, पर्सनल जो कॉन्शियसनेस होती है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो अपने एथिकल प्रिंसिपल्स पे काम करना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि जो भी मॉरलिटी है, वो जो भी चीज़ सही है वो समाज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गलत काम है वो दूसरों को करने से भी रोकते हैं और ख़ुद तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर रहती है कौन सी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स वाली स्टेज। अब क्वेश्चन को अगर हम देखें तो लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, और 4th ऑप्शन है, बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें साफ साफ दिख रहा है जो कोलबर्ग ने दिया, जैसा कि अभी हमने थ्योरी भी पढ़ी, जहाँ पर कि नैतिक विकास के क्रमिक चरण जो हैं वो कोलबर्ग ने दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर कि उन्होंने क्रमिक चरण स्टेजेस जो है वो दिए हुए हैं क्रम से, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जैसे हमने 6 स्टेजेस अभी पढ़े थे। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, जो कि फिर से कोलबर्ग की थ्योरी से पूछा गया है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, हमारी भी रहती है कहीं ना कहीं, कि क्या कहेंगे लोग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, कौन सी लेवल होता है जहाँ पर कि
हम ऐसा सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो सबसे पहला पोस्ट कन्वेंशनल यहाँ पर ऑप्शन दिया है। नॉन कन्वेंशनल जो लेवल है वो है ही नहीं कोलबर्ग के जो थ्योरी है उसमें, तो इस ऑप्शन को तो हम काट सकते हैं। गैर पारंपरिक जो लेवल है वो कोलबर्ग ने नहीं दिया है। कोलबर्ग ने प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल 3 लेवल यहाँ पर दिए हुए हैं कोलबर्ग ने। तो सबसे पहले जो प्री कन्वेंशनल था, हमने देखा था कि वहाँ पर क्या था कि जो बच्चा होता है पहले तो ओबीडियंस और पनिशमेंट वाली स्टेज थी, जहाँ पर कि जो बोला गया है वो करना है, और पनिशमेंट से क्या हो, बच्चे को डर लगता है कि पनिशमेंट ना मुझे कोई दे दे, तो इसलिए वो जो भी बोला जाता है उसको वो फॉलो करते हैं। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि स्टेज 2 थी, जहाँ पर कि क्या था, सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का क्या इंटरेस्ट है, रिवॉर्ड के लिए बच्चा जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे कि क्या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो अब आगे हमारी थर्ड स्टेज, जहाँ पर कि हम दूसरों की नज़रों में क्या बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यहीं से हमें पता चल रहा है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है हम क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं औरों के साथ। तो यही हमारी स्टेज होगी जहाँ पर कि हम ये सोचेंगे कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो थर्ड स्टेज होगी और लेवल हमारा हो जाएगा कन्वेंशनल लेवल। तो फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है जहाँ पर। फिफ्थ स्टेज होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सिक्स हो जाती है हमारी यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, कन्वेंशनल लेवल जो है इसका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। पारंपरिक जो स्टेज है वो यहाँ पर होती है लेवल। अब हम चलते हैं हमारे 25th क्वेश्चन में, जहाँ पर कि हमसे पूछा गया है पियाजे के कॉन्सेप्ट। तो जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चे को सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे कि 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है बच्चा, तो इसका कारण क्या है। तो हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। सबसे पहला हमारा है जीववादी सोच, फिर है अपरिवर्तनीयता, फिर उसके बाद है आत्म केंद्रीयता और है अवधारणात्मक केंद्रीयकरण। तो इन 4 ऑप्शंस में से सबसे पहले हम चारों ऑप्शंस को समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के आंसर में जाएंगे। सबसे पहला एनिमिस्टिक जो थिंकिंग है वो क्या होती है। एनिमिस्टिक थिंकिंग, जिसको कि हिंदी में जीववाद बोला जाता है, जहाँ पर बच्चा क्या होता है, जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको भी वो क्या समझते हैं, सजीव समझते हैं। हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कि यहाँ पर जो पियाजे की स्टेजेस है उसके अकॉर्डिंग जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है, उसका ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पर कि बच्चा 2 से लेकर 7 वर्ष का होता है। और इस वर्ष में बच्चा जो है, हमने देखा है कि जो उसके खिलौने हैं जैसे डॉल हो गया, उससे वो क्या करते हैं, बात करते हैं, है ना। तो वो निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनको भी क्या समझते हैं, वो सजीव समझते हैं, और वो उनमें सोचते हैं कि इनमें भी कुछ गुण हैं, इनके भी कुछ विचार हैं, इनकी भी भावनाएं हैं, तो वो वैसे उनको समझने लगते हैं। तो इसी जो समझ होती है उनकी, उसी को जीववादी सोच जो है वो कहा जाता है। और इसमें बच्चा कौन सा स्टेज है, ये प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है वो यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, जो हमारा ऑप्शन गिवन है वो है इरिवर्सिबिलिटी थिंकिंग। अब जो ये इरिवर्सिबिलिटी थिंकिंग होती है, इसमें ये भी जो फीचर है किसका है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है बच्चे की, यहाँ पर पियाजे के अकॉर्डिंग उसी का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, बच्चे का जो माइंड है वो इतना डेवलप नहीं होता कि वो क्या कर पाए, रिवर्स थिंकिंग कर पाए, कि कोई चीज़ अगर जैसे यहाँ पर गिवन है, ये जो सीक्वेंस गिवन है ये क्या है, रिवर्स ही थिंकिंग है। अगर हम 4 को 5 में प्लस कर रहे हैं तो 9 आएगा, और 9 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये क्या है, रिवर्स थिंकिंग है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसको कि उल्टा अगर हम कर दें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, वही आना चाहिए। तो ये करने में क्या होता है, बच्चे को स्ट्रगल होता है, ठीक है। तो मेंटली रिवर्स जो है बच्चा उसको नहीं कर पाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा सेकंड ही हो जाएगा, क्योंकि जो इरिवर्सिबिलिटी है वो यहाँ पर डेवलप जो है बच्चे के अंदर नहीं होती है। अब हम थर्ड जो इनका ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। किसी एग्जाम में हमसे ईगोसेंट्रिज्म भी पूछा जा सकता है। तो ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, ये भी प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसी का कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर बच्चा क्या होता है,
जो अपना उसका दृष्टिकोण है और जो दूसरे का जो दृष्टिकोण है उसको समझने में क्या करता है, वो असमर्थ रहता है। जो जैसे उनकी सोच है कि किसी भी चीज़ के बारे में जो वो सोचते हैं वो उसी को मानते हैं, तो उनका जो केंद्र है वो क्या रहते हैं, वो खुद ही रहते हैं। उनकी एज के अकॉर्डिंग ये सब जो है होता है। तो इसी को ईगो सेंट्रिज्म जो है किसने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा जो है इसमें कैसा रहता है, आत्म केंद्रित रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का ये रहेगा। फिर हमारा 4th है कि परसेप्चुअल कॉन्सेंट्रेशन। अब जो परसेप्चुअल कॉन्सेंट्रेशन है इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो एक ही विशिष्ट जो चीज़ होती है, एक ही विशिष्ट जो विशेषता होगी उसी पर उसका ध्यान रहेगा और चीज़ों पर उसका ध्यान जो है वो नहीं रहेगा। पर्टिकुलर एक ही थिंग पर, एक ही जगह पर उसकी जो सोच है वो रहेगी, तो उसी को क्या कहा जाता है, परसेप्चुअल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या था आंसर, आंसर नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा 26वां क्वेश्चन, जहाँ पर हमें फिर से असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दे दिया गया है। अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण को देखकर हमें डरना नहीं है, क्योंकि कई सारे अभिकथन और कारण जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी ही है। तो सबसे पहला जो अभिकथन है उसको पढ़ लेते हैं हम। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके आंसर को आपको भी ज़रूर देना है, तभी आप जान पाएंगे कि कहाँ पर आपके आंसर सही हो रहे हैं और कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कारण इसका दिया है इन्होंने, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो अब हम सबसे पहले अभिकथन को समझते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षक जो है उसको छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम क्लास में गए हैं और हम सिर्फ खड़े रहेंगे वहाँ पर और हम क्लास में कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बच्चों से दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, तो क्या इससे ज्ञान का निर्माण हो पाएगा? जो बच्चे हैं क्या वो कुछ सीख पाएंगे? टीचर तो एक फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर की तरह उसे काम करना है। फैसिलिटेटर है तो बच्चे को क्या करना है, डायरेक्शन भी देनी है, दिशा देनी है, बच्चों को गाइड करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी हम बच्चों पर ही डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो अभिकथन हमारा है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा जो ऑप्शन है कारण जो यहाँ पर दिया है, बोला है कि जो अधिगम होता है वो कैसा होता है, लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारवादी वातावरण इसमें होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बोलते हैं कि जो क्लासरूम है वो कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होनी चाहिए और अथॉरिटेटिव क्लासरूम नहीं होनी चाहिए। तो डेमोक्रेटिव क्लासरूम होगी तभी जो बच्चा है वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उनको अगर कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं टीचर से। तो यहाँ पर हमारा रीज़न भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें गलत दी हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम 27वां क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर फिर से हमें असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभिकथन जो है वो पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। अब जहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना है, जैसे बाधा आ गया या ऑलवेज, नेवर हो गया, ओनली हो गया। तो ये सारे वर्ड्स जो है इनके जो ऑप्शंस होंगे मोस्टली क्या होंगे, गलती होंगे। तो क्या जो स्कैफोल्डिंग है वो बाधा डालती है? थोड़ा सोचिए आप, वीडियो को पॉज करके आंसर को ज़रूर दीजिए। अब हम कारण पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अभिकथन देख लेते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग, जो स्कैफोल्डिंग होती है वो बाधा डालती है क्या लर्निंग में? बिल्कुल भी नहीं। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, कल भी हमने देखा था, प्रीवियस वीडियो में भी स्कैफोल्डिंग को हमने समझा हुआ है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एक टेम्पररी हेल्प होती है। जो टीचर या कोई भी जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, कोई भी जो हमसे अधिक जानते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम मिली हुई है उसको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें जब हमें बीच में कहीं पर ज़रूरत होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और उस हेल्प को क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। तो ये किसी भी तरीके से बाधा जो है वो नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा बोला गया है कि जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंटली सीख सकता है। तो
जो वाइगोत्स्की हैं इनकी तो थ्योरी ही है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जहाँ पर कि इन्होंने कहा कि सोसाइटल जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो सोसाइटल इंटरेक्शन और सोशल प्रोसेस में ही लर्निंग जो है वो ढंग से हो सकती है, ये वाइगोत्स्की का कहना था। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इनका, मतलब कि जो कारण है वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारे गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मोटिवेशन से पूछा गया है। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। सबसे पहला है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारणों से आती है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें तो यहाँ पर बोला है कि इंटरनल फैक्टर्स से जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो यहाँ पर ऑप्शन होगा कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का। जब हम बात ही इंटरनल कर रहे हैं तो मतलब कि हम बात किसकी कर रहे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा नहीं बनेगा क्योंकि हमसे एक्सटर्नल मोटिवेशन पूछा गया है। तो और अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें जहाँ पर कि हमें बोला गया है कि हमें आनंद मिल रहा है किसी कार्य को करने में, हम इंजॉय कर रहे हैं। तो किसी कार्य को करने में इंजॉयमेंट हम कब करते हैं, जब हम अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं। जैसे हमें कोई काम करना है, मुझे पढ़ाना है या आपको पढ़ना है, तो हम इंजॉय कब कर पाते हैं, जब हमें अंदर से आ रहा होता है कि हाँ आज मुझे पढ़ना है या आज मुझे ये काम करना है। तो उसी में हम क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो जब अंदर से आता है तो मतलब कि वो भी इंटरनल मोटिवेशन का क्या है, रीज़न है। तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर। जो व्यक्ति संतुष्टि की भावना से आती है, जब बाहरी मोटिवेशन हमें है तो क्या उसमें हमें संतुष्टि मिलती है किसी काम को करने में? जब हम एक्सटर्नली मोटिवेटेड है और हम कर रहे हैं कि हाँ वीडियो देख ली हमने मोटिवेशन की, कोई एक दिन मोटिवेटेड रहे फिर उसके बाद फिर अपनी लाइन में आ गए, तो वो हमारा क्या रहेगा, उससे हमें संतुष्टि कभी भी नहीं मिलेगी। जब हमें अंदर से आता है करने के लिए तो हमें मोटिवेशन की वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसमें हमें क्या होती है, आत्मसंतुष्टि होती है। तो ये हमारा इंटरनल का ऑप्शन है। अब फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं जहाँ पर कि वातावरणीय जो इन्वायरमेंटल के फैक्टर हैं वो हमें प्रभावित करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, कोई किसी से हम मिले, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट कर दिया, ठीक है, फिर हम कुछ दिन तक मोटिवेटेड रहे और हमने बहुत सारी पढ़ाई करी, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद हम फिर से अपनी लाइन में आ गए, तो वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे कि हम क्या हुए, मोटिवेटेड हुए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट था। अब हम 29वां क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर कि हमें क्या बोला गया है, पियाजे से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बनते हैं। एक तो पियाजे की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है, उसके अलावा कोलबर्ग की थ्योरी है। ये 3 थ्योरी से तो क्वेश्चन मस्ट है कि ये आते ही आते हैं। उसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उससे आज के टाइम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मोटिवेशन का भी मिल गया हमें जो कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी ही है, आप कर ही लोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप इन क्वेश्चंस में देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाने हैं, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को डिटेल में ज़रूर पढ़ना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम 29वां वाला। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो यहाँ पर बताना है हमें जो सेंसरी मोटर स्टेज है बच्चे की, उसके कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सेंसरी मोटर के अंदर आते हैं। अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो आप क्वेश्चन के आंसर्स पूरे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि हमें कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। बट हम आंसर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला एनिमिज्म है, जीववाद और परिवर्तन है, देन क्लासिफिकेशन एंड सीरेशन है, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन है, जिसको कि वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा है प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है।
तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि जो एनिमिज्म है वो कैरेक्टरिस्टिक किसका है, प्री ऑपरेशनल का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो कट जाएगा। अब क्या छोटा जो बच्चा होता है सेंसरी मोटर स्टेज वाला बच्चा, जो कि 2 साल तक मानी जाती है सेंसरी मोटर स्टेज, तो क्या वो बच्चा क्लासीफाई कर सकता है चीज़ों को? बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है वहाँ पर क्या होता है, बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो थिंकिंग होती है वो डेवलप हो जाता है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण डेवलप हो जाता है और डिफर्ड इमिटेशन भी डेवलप हो जाता है। इसको अभी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, ये तो ज़्यादा हाई लेवल का हो गया कि थॉट्स को रिवर्स करना, 2 साल का बच्चा कहाँ थॉट को रिवर्स करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अब हम डिफर्ड इमिटेशन पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। तो जो डिफर्ड इमिटेशन होती है इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, जैसे आप कोई एक्ट कर रहे हो किसी छोटे बच्चे के सामने, है ना, वो उसको उस समय देखता है, या जैसे आप कोई डांस कर रहे हो या आपने कुछ बोला, कोई बात आपने बोली, तो बच्चा क्या करता है ना, उस चीज़ को सीख लेता है, उस समय वो सीख लेता है, ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व जो होता है ना, ऑब्जर्वेशन पावर इन छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है। ये देखते रहते हैं और सीखते रहते हैं, बस जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही चीज़ें एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी करके आपको थोड़ी देर में दिखा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, यही जो है डिफर्ड इमिटेशन होता है, जिसमें कि ये क्या करते हैं, कोई एक्ट आपने इनके सामने अभी किया, ये उस समय तो उसको ले लिया, लर्न कर लिया और उसको सेव कर लिया इन्होंने, अपनी जो मेमोरी है ना इनकी उसमें सेव कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ये आपको एज इट इज़ करके दिखा देंगे, इमिटेट करके दिखा देंगे जो भी आपने इनके सामने किया था। तो उसी को डिफर्ड जो इमिटेशन है उसको कहा जाता है। उसी समय बिहेव नहीं करे लेकिन बाद में करके आपको दिखा रहे हैं, तो उसको डिफर्ड इमिटेशन कहते हैं। तो ये भी सेंसरी मोटर स्टेज का ही गुण होता है। तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, चिल्ड्रन, बच्चे, सबसे पहला है अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जिनको आप पढ़ते ही देख सकते हो कि ये गलत होगा। कभी भी हम बच्चे के लिए नेगेटिव टर्म जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो अनियंत्रित पैदा होते हैं ऐसा हम बोलेंगे ही नहीं बच्चे को कि वो अनियंत्रित पैदा हो गए हैं। अब दूसरा ऑप्शन है इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियति तय करते हैं। 3rd ऑप्शन हमारा है उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। और 4th ऑप्शन है इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन तो हमने देखा कि वो गलत है। अब दूसरा ऑप्शन ये क्या कह रहा है कि कुछ जेनेटिक कोड्स के साथ हम पैदा होते हैं और वही हमारी डेस्टिनी तय कर देता है ना। तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता कि हमने जो भी जेनेटिक कोड्स लाए हैं, जो भी हम पेरेंट्स के लाए हैं, अगर किसी डॉक्टर का बच्चा पैदा हुआ है तो क्या वो डॉक्टर ही बन जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डेस्टिनी उसकी ऐसे तय नहीं होती। फिर बाद में बच्चा अगर अपनी मेहनत कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर 3rd ऑप्शन क्या है कि सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में हम पैदा होते हैं। एक सोसाइटी हमारी होती है, जैसी हमारी फैमिली है, जैसा हमारा कल्चर है, उसी में हम बड़े होते हैं और फिर उसी से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3rd हमारा बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd हमारा हो जाएगा। जैसा हमारा इन्वायरमेंट है, जैसा हमारा सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है, वैसे ही हम डेवलप होते हैं, उसी से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। हम हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुए तो हम हिंदी बोलेंगे, साउथ में पैदा होंगे तो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं वहाँ की वो बोलेंगे, किसी और कंट्री में पैदा होंगे तो वहाँ की जो भाषा है हम उसको बोलेंगे, उसी से हमारा जीवन क्या रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। अब यहाँ पर 4th ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। जो 4th ऑप्शन है वो बोल रहा है कि बच्चा जो है एक टेबुलर रासा की तरह होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टेबुलर रासा वाला वो किसने दिया? JL, जो कि है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने ये बोला कि जो बच्चा है जब वो पैदा होता है उसका माइंड कैसा होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है, एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट कि हम उसको कुछ भी सिखा सकते हैं बच्चे को। तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बात है वो किस में कही थी? उनकी जो एक बुक है NSAY कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो ये इनकी किताब है NSA कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था कि बच्चे जो है वो टेबुलर रासा की तरह आते हैं इस धरती पर।
तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन थर्ड हो गया। सो आज की वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरा PYQ है उसको सॉल्व करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम होने तक ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को प्रैक्टिस कर पाएँ। अब यहाँ पर क्या है, PYQs को सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करना है, इनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी ऑप्शंस हमें गिवन हैं, जो दूसरे ऑप्शंस भी हैं उनको भी देखना है, उनको भी सॉल्व करना है, थ्योरीज़ को अच्छे से पढ़ लेना है। सो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।